नमस्कार छात्र छात्राओं, द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल में कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पहले तो हम कृषि के प्रकार और कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों पर चर्चा करेंगे। पहली कक्षा में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कृषि के प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं। कृषि क्या है? कृषि शब्द संस्कृत भाषा के शब्द कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोतना। जोतना मतलब जमीन को खोदना या उसके अंदर उसको ढीला करके उसके अंदर फसलें उगाना, उसका पोषण करना और उसको काटना संभालना ही कृषि कहलाता है। भारत क्योंकि नदी सभ्यता का देश है, नदियों के किनारे बसा हुआ देश है, इसलिए प्रारंभिक काल से ही भारत में कृषि प्रमुखता से की जा रही है और आज भी हमारी आर्थिक क्रियाओं में सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है। न केवल भारत बल्कि विश्व के कई सारे देशों, विशेषकर एशिया महाद्वीप के देशों में कृषि एक बहु प्रमुख व्यवसाय है और प्रमुखता से कृषि कार्य किया जा रहा है। इस कृषि कार्य में जितना विस्तार क्योंकि कृषि हमारे खाद्यान्न से, विशेषकर हमारे भोजन से जुड़ी है, जो हमारी मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकता होती है: भोजन, कपड़ा और मकान। और भोजन का जो बहुत बड़ा भाग है, भोजन का एक बहुत बड़ा जो सप्लाई है, वो भोजन की सप्लाई कृषि के द्वारा होती है। भोजन की हम 2-3 तरीके से सप्लाई लेते हैं। पहला तो कृषि के द्वारा, यानी अनाज, सब्जी, फल इनके द्वारा। दूसरा हम पशुओं के द्वारा, यानी मीट, मांस और पशु उत्पादन जैसे दूध के जो उत्पादन है उनके द्वारा, अंडे हैं, दूध है, इनके द्वारा। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें कृषि पर निर्भर करती हैं। अनाज तो सीधा ही कृषि में निर्भर करता है, जो फल, सब्जी, अनाज सीधा ही कृषि से प्राप्त होता है। पशुपालन भी कहीं न कहीं कृषि पर निर्भर करता है, क्योंकि पशु जो चारा खाते हैं वो कृषि से ही प्राप्त होता है और उन पशुओं को ही हम या तो उनका सीधा मांस का उपयोग करते हैं या उनके द्वारा दिए गए दुग्ध पदार्थ और अंडों का प्रयोग करते हैं। तो वो कार्य भी हमें परोक्ष रूप से कृषि के साथ जुड़कर ही होता है। तो कृषि हमारे भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए मनुष्य की हर क्षेत्र में, हर देश में बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर कृषि कार्य किया ही जाता है। तो कृषि से सबसे पहले खाद्यान्नों और भोजन संबंधी आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाती है। पहले व्यक्ति खुद ही अपना भोजन उगाकर अपना जीवन यापन करता था और या फिर विनिमय द्वारा अपने दूसरे सामानों को देकर खाद्य पदार्थ प्राप्त करता था। अब धीरे धीरे जब विशेषीकरण बढ़ता चला गया, तो कुछ लोग कृषि कार्य में लग गए और कुछ लोग दूसरे कार्यों के अंदर संलग्न होकर अपनी दूसरी गतिविधियों के साथ जुड़ते चले गए। परंतु ऐसा नहीं है कि कृषि कार्य इससे पहले नहीं किया जाता था, कृषि कार्य हमेशा से ही किया जाता था। उसकी जो स्तर है, उसका जो लेवल है, वो अब बढ़ता और बदलता ही चला जा रहा है। इसलिए अब कृषि को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम एक बहुत बड़े पैमाने पर चीजों को कृषि के साथ जोड़कर देखते हैं। आज हम जब कृषि के प्रकारों पर चर्चा करते हैं, तो हम किसी एक आधार पर कृषि को विभाजित या वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं। जब हम बात करते हैं कितनी प्रकार की कृषि होती है, तो हमें कई आधार लेने पड़ते हैं, जिन आधारों पर हम कृषि को विभाजित करते हैं। और पहला जो हम आधार लेते हैं कृषि को विभाजन करने का, वो है गहनता के आधार पर। दी है। अब गहनता से क्या मतलब है? गहनता का मतलब है कि आप जो आपके पास भूमि है, जो आप जिस भूमि का उपयोग आप कर रहे हैं, उस भूमि के ऊपर आप कितनी फसलें ले पा रहे हैं। आप जानते हैं कि साल 12 महीने का होता है और एक फसल का जो समय होता है वो 5 महीने या 4 महीने का लगभग होता है। यानी एक फसल को, सामान्य अनाज और दलहन की फसल को तैयार करने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। जहाँ पर कृषि आधारित कृषि सिंचाई पर आधारित नहीं है, यानी सीधी मिट्टी पर आधारित है, वहाँ एक फसल मूल रूप से ली जाती है, जो वर्षा के आधार पर ले ली जाती है, या जहाँ पर श्रम शक्ति का अभाव है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी है, वहाँ पर एक ही फसल साल में ली जाती है और वहाँ फसल की जो गहनता है कृषि की, वो कम मानी जाती है। तो एक फसली प्रणाली के अंतर्गत या तो एक ही फसल उगाई जाती है, या फिर एक फसल जैसे गन्ने की उगा ली आपने, तो पूरे साल वो एक ही फसल उगी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी एक फसल उगती है। और या फिर आपके पास सिंचाई के या भूमि पर कार्य करने के दूसरे साधन नहीं है, तो आप उसमें एक फसल लेते हैं। फिर आता है द्विफसल। एशिया के जो नदी घाटी क्षेत्र है, नदी मैदान के क्षेत्र है, वो ज्यादातर द्विफसल लेते हैं, जिसमें से एक फसल वर्षा पर आधारित और दूसरी फसल सिंचाई पर आधारित करके ले ली जाती है। यानी एक सपाट जो वर्षा
जिससे द्वारा सींची जाती है और दूसरी बार वो भूमिगत जल या दूसरे सिंचाई के स्रोतों या नदियों के पानी के द्वारा फसल को सींच लेते हैं। तो इस तरह से द्विफसल फॉर्मूला अपनाया जाता है और अधिकतर जो क्षेत्र है वहां पर द्विफसल फॉर्मूला ही अपनाया जाता है, यानी साल में एक साथ दो फसलें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ली जाती है। इसमें एशिया के देश ही ज्यादा प्रमुखता से आते हैं। इसके बाद आता है बहुफसली। अब बहुफसली उन जगह पर होता है जहाँ व्यापारीकरण बहुत ज्यादा है या यांत्रिकरण है, या आप एक साथ कई तरह तरह की फसलें एक ही खेत के अंदर उगा रहे हैं। जब आपकी फार्म का आकार बहुत बड़ा होता है तो आप एक ही फार्म में कई तरह की चीजें उगा सकते हैं। आप फल भी उगा रहे हैं, फूल भी उगा रहे हैं, अनाज भी उगा रहे हैं, खाद्यान्न भी उगा रहे हैं, दलहन और तिलहन भी अलग अलग उगा रहे हैं। तो कई सारी फसलों को मिलाकर या अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें बोकर आप अ, ये काम कर सकते हैं। बहुफसली तभी किया जा सकता है या तो आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हो, या फिर आपके पास यंत्रीकरण बहुत ज्यादा हो, आपकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, तो आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैसे डेल्टा जो क्षेत्र है, गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो क्षेत्र है, वो 3 फसलें लेता है। 3 फसलें, वो तीनों ही नदी के जो पानी है उसी के आधार पर ले लेता है। तो 3 चावल की फसलें एक के बाद एक ली जाती है। सामान्य रूप से भारत में भी खरीफ, रबी और जायद 3 फसलें तो ली ही जाती है, परंतु सभी और 3 फसलें ना होकर कहीं 3 और कहीं 2 फसलें ली जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फसलों का अलग अलग क्षेत्र है। इसके बाद उत्पादन और वाणिज्यकरण की मात्रा, मतलब क्या उत्पादित किया जा रहा है और उसका कमर्शलाइजेशन कितना है। वाणिज्यकरण का मतलब है कि कृषि तो भोजन की आवश्यकता के लिए की जाती है, मगर आजकल कृषि भोजन की आवश्यकता से परे कई दूसरे फलों, फूलों, रेशेदार रेशेदार जो फसलें हैं उनके लिए, शक्कर, कई सारी हमारी आवश्यकताएं हैं जो औद्योगिक कच्चे माल के रूप में कई तरह की फसलें हम ले रहे हैं। तो उसका जो उत्पादन है वो पूर्ण रूप से वाणिज्यिकृत हो जाता है, यानी उसके उपयोग, उस उत्पादन को सीधा उपयोग ना करके सीधा ही वाणिज्यिकरण द्वारा उसको बेच दिया जाता है। तो अब इसके अंदर दो तीन प्रकार की हम देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से। एक होती है रोपण कृषि या बागानी कृषि, जिसमें बागान तैयार किया जाता है। फसल के बीज से बोने की बजाय उसमें पौध बोए जाते हैं और पौधे कई साल में तैयार होते हैं और फिर वो बागान कई साल तक इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे आप अंजीर हो गया, शहतूत हो गया, आपका चाय का बागान हो गया, कॉफी कहवे का बागान हो गया, नारंगी का, आंवले का। तो इस तरह के जो बागायती कृषि है वो लंबे समय के लिए की जाती है, यानी एक बार रोपी जाती है, कुछ साल में वो तैयार हो जाती है और फिर लंबे समय तक उसका उत्पादन लिया जाता है। वो मूल रूप से कमर्शलाइजेशन के लिए ही लिया जाता है। बागानी कृषि का जो विकास है वो अफ्रीका के कुछ देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में विशेष रूप से हुआ, और इसको करने का श्रेय औपनिवेशीकरण को था। यानी यूरोपीय औपनिवेशिक जो शक्तियां आई, उन्होंने अपनी तकनीक और यहाँ की सस्ते श्रम को साथ मिलाकर ऐसे बागानों का विकास किया जिससे चाय, कहवा, गरम मसाले और ऐसी कई सारे उत्पाद, रबर, जिनका बड़े पैमाने पर यहाँ बागान तैयार किए गए, और वो बागान लंबे समय तक उत्पादन देते रहते हैं। यानी हर साल आपको फसल ना तो बोनी है और ना काटनी है, आप सिर्फ उत्पादन समेटते रहेंगे और ये लंबे टाइम तक चलता रहेगा। इसके बाद आती है आदिम कृषि। आदिम कृषि वो कृषि होती है जब बिल्कुल आप अपना पेट भरने के लिए कृषि कर रहे हैं, आप इसका कोई भी प्रकार का वाणिज्यिकरण नहीं कर रहे हैं, और आप मूल रूप से अपने हाथ पैर और अपने जो पशु हैं, विशेषकर छोटे मोटे किसी औजारों के जरिए आप मिट्टी को खोद कर उसमें बीज डालते हैं और उसको काट लेते हैं। अब इसके अंदर ना तो सिंचाई की जाती है, ना मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कोई खाद दी जाती है। जब एक जगह की मिट्टी उर्वरक हो जाती है तो उसको छोड़कर दूसरी जगह खेत को शिफ्ट कर लिया जाता है और वहां पर खेती शुरू कर दी जाती है। तो ये आदिम कृषि है, इसको झूमिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। विषुवत रेखा से 5 से 10 किलोमीटर डिग्री का जो क्षेत्र है अक्षांश का, उस क्षेत्र में विशेषकर झूमिंग प्रकार की कृषि की जाती है या इस प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जा रही है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, सुमात्रा का, उस जगह पर अभी भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की खेती की जा रही है। हालांकि विश्व में अब इस प्रकार की खेती का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम हो गया। हालांकि प्रारंभिक काल में मनुष्य इसी प्रकार से खेती किया करता था। इसके बाद नाम आता है व्यवसायिक खेती का। व्यवसायिक खेती मतलब जिस जहाँ व्यवसायीकरण के लिए, यानी मूल रूप से लाभ कमाने के लिए, बिजनेस के पर्पज से खेती की जाती है। विशेषकर दक्षिण अमेरिका में जो
घास के मैदान है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, जो प्रेरीज है, रशिया में स्टेपीज हैं, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जो समतल क्षेत्र हैं, उन मैदानों में मशीनों के द्वारा फसलें बोई जाती है, मशीनों द्वारा संभाली जाती है और काट कर बोरा बंद करके उनको बेच दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से एक वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो मनुष्य का सीधा श्रम इन्वॉल्व नहीं होता। ये उन क्षेत्रों में सदा प्रचलित है जहाँ जनसंख्या का प्रतिशत कम और भूमि का मात्रा ज्यादा होती है। तो बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध है परंतु जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में फसलों में मनुष्य के श्रम का उपयोग करने की बजाय यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है। हालांकि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पैदावार घन कृषि की तुलना में कम होती है, परंतु यहाँ पर जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप ही फसलें उगाई जाती है। तो इस तरह से हम तीन प्रकारों में उत्पादन और वाणिज्यकरण के आधार पर कृषि को बांट सकते हैं। इसके बाद आता है कृषि पद्धति के आधार पर। तो कृषि पद्धति के आधार पर हम दो तरह की खेती देखते हैं। एक तो बागाती खेती। बागाती में हम फल उगाना, सब्जी उगाना, फूल उगाना और औषधि, यानी बागात लगाकर आप उसकी खेती करते हैं। और दूसरा है पशुपालन से संबंधित खेती, जिसमें आप सुअर पालना, गाय भैंस पालना, भेड़ बकरी पालना और उनके अनुरूप ही फसल उगाना, मधुमक्खी पालन, बहुत तरह के रेशम के उद्योग के लिए जो रेशम के कीट पालन है, इस तरह का जो उद्योग है वो बागाती कृषि के अंतर्गत किया जाता है। पशुपालन कृषि में किया जाता है, जहाँ पशुपालन के आधार पर ही कृषि की फसलें उगाई जाती है और उनका उपयोग पूरा रूप से पशु को खिलाने के लिए किया जाता है। अब आती है वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि। वर्षा की मात्रा मतलब वर्षा कितनी प्राप्त हो रही है। अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि होती है तो वो तर कृषि कहलाती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा। ऐसी स्थिति में आप चाय की फसल या चावल की फसल उगा सकते हैं, जो बहुत अधिक पानी के अंदर सरवाइव कर जाती है, जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है जूट भी इसी ही फसल है। इसके बाद आती है आर्द्र कृषि, जो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाती है। सिंचित वाली खेती, यानी जहाँ सिंचाई की आवश्यकता भी वर्षा के साथ पड़ती है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों की खेती। और सूखी खेती, जहाँ 50 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है। तो कुछ इस प्रकार की पद्धतियां इस्तेमाल की जाती हैं। जहाँ ड्राई एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो कम पानी प्राप्त हो रहा है उसी पानी को संजोकर, उसी पानी का उपयोग कर कर ऐसी फसलें उगाई जाए जो कम पानी में और जल्दी तैयार हो जाती है, जिससे कम वर्षा, छोटे वर्षा काल या कम वर्षा के अंदर भी आपको फसलें प्राप्त हो जाए। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की फसल है, वो कम पानी के अंदर ही बन जाती है। इसके बाद आती है जो हम जो कृषि का विभाजन है वो है गहनता के आधार पर या भूमि की उपलब्धता के आधार पर। मैंने अभी जैसे डिस्कस किया था कि जहाँ यंत्रीकरण ज्यादा है, जहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण कम है और बड़ी बड़ी जमीनें खाली पड़ी है, वहाँ विस्तृत कृषि की जाती है। जहाँ पर बड़े खेत होते हैं परंतु प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होती है और पूरा काम यंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ सिंचाई भी बहुत कम ही की जाती है क्योंकि इतने बड़े खेत के अंदर पानी फैलाना मुश्किल होता है। तो पूर्ण रूप से वर्षा आधारित और यंत्रों पर आधारित खेती विस्तृत खेती कहलाती है, जिसकी प्रति हेक्टर पैदावार तो कम होती है परंतु कुल उत्पादन ज्यादा होता है। और एक गहन कृषि होती है जहाँ पर खेत का साइज तो 1-2 बीघा या उससे कम या उसके मतलब 5 बीघा के आसपास ही होता है, परंतु फसल का जो प्रति हेक्टर उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत श्रम शक्ति इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा उसकी देखरेख होती है, बहुत संभाल होती है और सभी प्रकार की सिंचाई और दूसरे साधनों का प्रयोग करते हुए वो उसमें प्रति हेक्टर अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम जमीन है इसलिए ज़्यादा उत्पादन। एशियाई देशों में अधिकतर गहन कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ जमीन की कमी और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं आपका जो अगर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो वहाँ विस्तृत कृषि की जाती है क्योंकि जमीन ज़्यादा है और लोग कम है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती भी, जैसे हम जानते हैं कि जहाँ टेरेन पहाड़ी है वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे आपका हिमालय के क्षेत्र हो गए, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है तो कृषि भूमि की कमी है। वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ी है, ढला हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ या ऐसे सीधे क्षेत्र काट काट के पहाड़ों को बनाए जाते हैं जिस पर खेती की जा सके। तो एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप बनाकर पानी को रिटेन करने की कोशिश की जाती है ताकि पहाड़ी ढाल पर पानी बह ना जाए,
मिट्टी न बह जाए, तो मिट्टी और पानी को रोक कर वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये हमारा कुल मिलाकर कृषि का वर्गीकरण है। अगली कक्षा में हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा